शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 69। रानी के मना करते ही ज्ञानी हड़बड़ा सा जाता है क्योंकि उसे वो फ्लेम किसी भी हालत में चाहिए थी और रानी ने सीधा ही उसे मना कर दिया था क्योंकि रानी का मकसद रिचुअल पूरा करके फ्लेम को अपने अंदर समाकर ताकतवर बनना था। ज्ञानी हड़बड़ाते हुए पूछता है क्यों आप मना क्यों कर रही है? नागवंश की रानी मेड्यूसा होने की वजह से आप शरीर को बदलने की गोली की कीमत के बारे में हमसे भी अच्छे से जानती है। उससे ये सुनकर रानी शक्त होकर पूछती है क्यों तुम्हें मुझ पर शक है? ज्ञानी जवाब नहीं दे पाता और रानी उनसे पीठ फेर कर कहती है इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए तुम सब जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। नीचे हसीना लोगों की भीड़ में घुसकर शौर्य की तरफ उसे पकड़ने के लिए बढ़ने लगती है। रानी की इस बात पर गुंजन थोड़ा आगे आते हुए बताती है मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि जब नागों की रानी अपनी शक्ति की लिमिट पर पहुंच जाती है और अगर मुमकिन हो सकता है तो वो एक अजीब तरह को इवोल्यूशन कर सकती है। फिर इससे वो अपने शरीर का रूप बदल कर इंसान तो बन ही सकती है, इसके साथ वो अगले लेवल पर भी पहुंच सकती है और इसके लिए जो चीज चाहिए उसे दैव्य आग यानी फ्लेम बोला जाता है। ये बताते हुए गुंजन रानी के बिल्कुल पास आ जाती है। पाखी गुस्से में आकर उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है लेकिन माधव उसे रोक लेते हैं। गुंजन की बात सुनकर रानी मेड्यूसा कहती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें भी इसके बारे में पता हो सकता है। तुमने मुझे सच में खुश कर दिया। इस पर गुंजन जवाब देते हुए बताती है इतना ही नहीं मुझे तो ये भी पता है कि तुम रानी की सिर्फ एक एनर्जी का रूप हो। इतना कहकर गुंजन रानी के कंधे पर हाथ रख देती हैं और रानी को इससे गुस्सा आ जाता है। रानी गुंजन को गुस्से से घूरने लगती है और तभी उनका शरीर एनर्जी में बदलकर गायब हो जाता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं और शौर्य खुश होते हुए कहता है ये बहुत अच्छा मौका है, अब इसका फायदा उठाया जाएगा। इतना कहकर नाग कन्या के भेष वाला शौर्य गुंजन की तरफ इशारा करते हुए जोर से गुस्से में कहता है इसने हमारी रानी को मार दिया, बदला हमें रानी का बदला चाहिए। शौर्य अब तेजी से आगे की तरफ भागता है और सैनिक से तीर धनुष लेकर सीधा ज्ञानी का निशाना लगाकर तीर छोड़ देता है। तीर सीधा ज्ञानी के लॉकेट पर जाकर लगता है जिससे उसकी जान बच जाती है, लेकिन अब वो गुस्से में अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। शौर्य की तरफ बढ़ रही हसीना भी ये देखकर घबरा जाती है। तभी माधव तेज आवाज में आदेश देते हैं इन सबको खत्म कर दो। उनके इतना कहते ही सभी सैनिक अपने धनुष निकालकर जोर से चिल्लाते हैं रानी का बदला लो, इन्हें खत्म कर दो। माधव अपनी छड़ी में ऊर्जा शक्ति भरकर ज्ञानी पर वार कर देते हैं और ज्ञानी अपनी तलवार से उनके वार को तबाह कर देता है, लेकिन तभी पाखी भी अपना वार कर देती है और पर्पल बड़ा सांप बहुत तेजी से ज्ञानी की तरफ जाता है। ज्ञानी इसके लिए तैयार नहीं था और वो घबरा जाता है। तभी गुंजन एकदम से उसके आगे आ जाती है और अपनी शक्ति से पाखी के वार को वही खत्म कर देती है। लेकिन तभी सभी सैनिक तीरों की बौछार उनकी तरफ कर देते हैं और इससे एक पल के लिए गुंजन और ज्ञानी चिंता में आ जाते हैं, लेकिन फिर दोनों साथ में अपनी तलवार चलाते हुए अपनी तरफ आते तीरों को हवा में ही तबाह करने लगते हैं। ये सब देखकर बाकी साथियों के साथ खड़ा यूसुफ अपने साथियों से कहता है उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है, फैजान चलो चलते हैं। बिल्कुल, फैजान जवाब देता है और तेजी से आगे उड़कर चला जाता है। यूसुफ भी उसके पीछे तेजी से उड़ते हुए भागता है और बाकी सब भी उनके साथ नीचे आ जाते हैं। उन्हें मैदान में आया देखकर माधव पाखी से कहते हैं सभी सैनिकों से कह दो कि वो रिचुअल की रक्षा करे। तब तक मैं 8 समुदाय के 8 लीडर्स को एक साथ होकर आने के लिए कहता हूँ। ठीक है, पाखी जवाब देती है। इसके बाद पाखी और माधव दोनों ही वहां से तेजी से चले जाते हैं। आमनाग लोग जो लड़ नहीं सकते थे और औरतें वो सब घबरा कर मंदिर के अंदर की तरफ भागने लगती है और इस भागती भीड़ में हसीना की नजरों से शौर्य गायब हो जाता है। पाखी सभी सैनिकों के पास आ जाती है और कहती है सभी हमला करते रहो। जब तक 8 लीडर यहाँ नहीं आते हमें इन्हें यहीं रोक कर रखना होगा। जैसा आप कहे, कमांडर जवाब देता है। तभी कमांडर पाखी को बताता है मास्टर पाखी आम नागरिक मंदिर के अंदर पनाह लेने के लिए घुस गए हैं, हम उन्हें रोक नहीं सके।
ये सुनकर पाखी अंदर छिपने के लिए जाते लोगों को देखती है और जवाब देती है इस युद्ध में उन्हें भी चोट आ सकती है, इसलिए उनके अंदर छिपने से कोई परेशानी नहीं है। उन्हें जाने दो और दुश्मन पर नजर रखो। तभी मंदिर के अंदर से बहुत सारे छोटे कीड़े निकलते हैं और वो सीधा गुंजन और ज्ञानी के चारों तरफ घूमने लगते हैं। नीचे से सैनिक लगातार तीरों से ज्ञानी और गुंजन पर हमला किए जा रहे थे और गुंजन और ज्ञानी अपनी तलवारों से तीरों को रोक रहे थे। तभी वो उड़ने वाले कीड़े भी एक साथ गुंजन पर हमला करते हैं, लेकिन गुंजन तलवार से वार कर देती है। इससे कुछ कीड़े मर जाते हैं, लेकिन बाकी सारे अभी भी उनके चारों तरफ गोला बनाकर घूम रहे थे। ज्ञानी तीरों से बचते हुए गुंजन से पूछता है, मास्टर गुंजन, आपने नाग वंश की लोगों को गुस्सा क्यों दिला दिया? तभी एकदम से कीड़े पीछे से ज्ञानी पर वार कर देते हैं, लेकिन गुंजन अपनी शक्ति से कीड़ों को ज्ञानी से दूर फेंक देती है। गुंजन ज्ञानी को जवाब देते हुए कहती है, मैं बेशक यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारी सुरक्षा के लिए आई थी, लेकिन जामा साम्राज्य की एक योद्धा होने की वजह से मैं किसी नाग वंश की नागिन से नहीं डर सकती। ये सुनकर ज्ञानी बताते हुए कहता है, मैंने इस दिन की प्लानिंग आधे साल पहले से शुरू कर दी थी, अपनी रासायनिक ऊर्जा और समझ को बढ़ाया, लेकिन अब वो सभी बेकार हो गया। ये बताते हुए ज्ञानी अपनी शक्ति से सभी कीड़ों को मार गिराता है। तभी गुंजन बताती है, रानी को इवोल्व होने के लिए फ्लेम को अपने अंदर पूरी तरह से समाना होगा और तब तक वो मंदिर से बाहर नहीं आ सकती। तो इससे पहले कि वो फ्लेम को संभाले, हमें उससे पहले फ्लेम को चुराना होगा। ये सुनकर ज्ञानी कहता है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अब मैं जल्दी से जाकर मेड्यूसा और फ्लेम को ढूंढता हूँ, तब तक तुम इन्हें रोको। ज्ञानी ने इतना कहा ही था, तभी गुंजन की नजर नीचे जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। गुंजन देखती है कि माधव अपनी छड़ी से एक बड़े से पत्थर में अपनी ऊर्जा शक्ति डाल रहा था, जिससे 8 लीडर्स को चेतावनी का संकेत भेजा जाता था। ये देखकर गुंजन चिंता करते हुए कहती है, ये अच्छा नहीं है, ये चेतावनी की रोशनी जगाना चाह रहा है। गुंजन अब तुरंत ही बिना समय गवाए उस छोटे पहाड़ की तरफ अपनी तलवार से ऊर्जा शक्ति का वार कर देती है। ये देखकर माधव अपनी और ज्यादा ऊर्जा शक्ति बढ़ा देता है और एकदम से पहाड़ के अंदर से गोल्डन रोशनी बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाती है। गुंजन का वार उस छोटे पहाड़ पर आकर लगता है और पहाड़ एकदम से फट जाता है, जिससे माधव भी दूर जाकर गिरते हैं और बाकी सभी सैनिक भी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन गोल्डन लाइट ऊपर जाकर फट जाती है और इससे माधव खुश हो जाता है। माधव जमीन से उठते हुए खुशी में कहते हैं, काम सफल हुआ। इससे ज्ञानी गुंजन, यूसुफ, फैजान और उनके सभी साथी चिंता में आ जाते हैं। गुंजन चिंता करते हुए कहती है, बुरा हुआ 8 लीडर्स को खबर मिल गई है, वो अब आते ही होंगे। गुंजन ज्ञानी से पूछती है, ज्ञानी फ्लेम कहाँ है? उसको हासिल करने के बाद हम यहाँ से एकदम से निकलेंगे। ज्ञानी बताता है, हम फ्लेम की पहुंच से अभी बहुत दूर है, मैं उसे महसूस नहीं कर सकता। ऐसा है तो फिर सीधा ही अंदर चलते हैं। इतना कहकर गुंजन तेजी से मंदिर की तरफ जाती है और उसके साथ ज्ञानी भी तेजी से चल देता है। मंदिर के अंदर सभी नागवंश के लोग डरे सहमे से खड़े हुए थे और वो सभी रानी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, महारानी हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। शौर्य भी उनके बीच में था और वो ऐसे ही प्रार्थना कर रहा था। शौर्य अपने उस नीले क्रिस्टल कमल को बाहर निकालता है और फ्लेम को महसूस करता है और फिर वापस से उसे अंगूठी के अंदर समा लेता है। शौर्य अपने राइट साइड में एक रास्ते की तरफ देखता है, क्योंकि उसे फ्लेम की ऊर्जा उसी तरफ से महसूस हुई थी। शौर्य उस तरफ देखते हुए धीरे से कहता है, ऐसा महसूस हुआ कि फ्लेम इस तरफ नीचे है। ये सुनकर मास्टर जवाब देते हुए कहते हैं, लड़के यहाँ सिर्फ आम लोग ही है, इसलिए ये तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है। इतना सुनते ही शौर्य उन लोगों के बीच में से चुपके से निकलते हुए खुश होकर कहता है, मेरी फ्लेम मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। शौर्य लोगों की भीड़ में से निकलकर जैसे ही थोड़ा आगे जाता है, तभी हसीना पीछे से उस पर हमला कर देती है।
ये महसूस करते ही शौर्य नाग रूप में ही गुलाटी मार कर सांप वाले हिस्से से हसीना को देर फेंक देता है। तभी सभी लोग उसकी तरफ ही देखने लगते हैं और हसीना खड़ी होकर कहती है, बहुत अच्छी स्किल है लेकिन अब बच नहीं पाओगे। इतना कहकर हसीना शौर्य की तरफ भागती है और शौर्य उससे बचने के लिए आगे की तरफ जैसा ही भागता है तो हसीना अपने भाले से उसके पहने हुए कपड़े को उतार फेंक देती है और शौर्य का असली इंसानी रूप सबके सामने आ जाता है। शौर्य के असली रूप को देखकर वहां मौजूद नागवंश के आम आदमी गुस्से में आ जाते हैं। उनमें से एक गुस्से में कहता है, ये एक इंसान है और इसने हमारा भेष बदलने की कोशिश की। हसीना भी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे इस भेष के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा? ज्ञानी के साथियों में से कोई भी नहीं बच सकता, तुम भी मरोगे। उसके इतना कहते ही वहां मौजूद लोगों में से दूसरा आदमी कहता है, रानी का बदला लो और इसे खत्म कर दो। इतना कहकर वो शौर्य की तरफ उसे मारने के लिए भागता है और उसके साथ साथ बाकी लोग भी शौर्य की तरफ गुस्से में भागते हैं। वो लोग जैसे ही शौर्य के पास आकर उस पर वार करते हैं तो शौर्य उन्हें मुक्का और लातों से पीटते हुए पीछे फेंक कर मरता है। आखिर मैं ज्ञानी का साथी कब बन गया? शौर्य उन्हें पीटते हुए कहता है। तभी मास्टर बताते हुए कहते हैं, तुम्हें इन्होंने ज्ञानी का आदमी समझ लिया है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए राइट साइड वाले रास्ते से जल्दी से भागो। ये बिल्कुल सही कहा आपने। इतना कहकर शौर्य तेजी से वहां से राइट साइड के रास्ते से फ्लेम की तरफ भागता है। शौर्य को भागता देख के हसीना भी उसे रोकने के लिए तेजी से उसके पीछे BHAGNE लगी। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 70। जमीन के नीचे एक और आसमान। शौर्य पकड़ा गया था और उसका नाम ज्ञानी के साथ जोड़ा जा रहा था, जिस वजह से वो वहां से बचने के लिए भागने लगता है ताकि फ्लेम हासिल कर सके और हसीना भी उसके पीछे तेजी से भागती है। हसीना पीछे से शौर्य की तरफ अपना भाला ही फेंक कर मरती है। शौर्य उससे बचने के लिए एकदम से उछल जाता है और घूमकर अपनी तलवार हसीना की तरफ फेंक कर मरता है। हसीना भी उसकी तलवार से बच जाती है लेकिन तलवार पीछे दरवाजे के ऊपर दीवार पर जाकर लगती है और दीवार टूटकर उस रास्ते को बंद कर देती है जिससे कोई वहां ना आ पाए। शौर्य अपनी तलवार को वापस अपनी तरफ खींच लेता है और अब वो और हसीना ही वहां एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। शौर्य मुस्कुराने लगता है लेकिन हसीना गुस्से से भर जाती है। हसीना गुस्से में कहती है, तुमने रिचुअल को तबाह करने की कोशिश की, मेरे समुदाय को चोट पहुंचाई, मेरी रानी को बेइज्जती की। इंसान, तुमने अब सारी हदें पार कर दी है। इतना कहकर हसीना गुस्से में नागों की टेक्निक का इस्तेमाल कर देती है और इससे उसका शरीर पल भर में शौर्य से 2 गुना बड़ा हो जाता है। ये देखकर शौर्य घबराते हुए कहता है, ये तो मुझे खाकर ही छोड़ेगी। मास्टर शौर्य को आगाह करते हुए बताते हैं, सांपों की ये टेक्निक उनके शरीर के बढ़ने के साथ साथ उन्हें पल भर में 5 लेवल की लिमिट पर पहुंचा देती है, इसलिए यहां से भागो। इतना सुनते ही शौर्य उससे बचकर वहां से तेजी से भागते हुए कहता है, भाग शौर्य भाग। शौर्य तेजी से आगे को भागता है और हसीना भी उसके पीछे तेजी से भागने लगती है, लेकिन शरीर के बड़ा होने के साथ साथ वजन भी बढ़ गया था जिससे उसकी स्पीड थोड़ी मंदी पड़ जाती है। दोनों तेजी से आगे की तरफ भाग रहे थे, शौर्य बचने के लिए और हसीना उसे पकड़ने के लिए। हसीना एक पिलर से टकराकर उसे तोड़ देती है और उसके एक पत्थर को शौर्य की तरफ फेंक कर मरती है। शौर्य आगे की तरफ कूदकर बच जाता है और बिना रुके सीधा आगे की तरफ भागने लगता है। तभी हसीना पूरी ताकत के साथ भाले को तेजी से उसकी तरफ फेंकती है। शौर्य को भाला लगने ही वाला था लेकिन वो उससे बाल बाल ही बच पाता है और उससे बचने के चक्कर में भागते हुए जमीन पर ही गिर जाता है। अब हसीना उसकी तरफ एकदम से झपटा मरती है, लेकिन शौर्य तुरंत ही खड़ा होकर धमाकेदार लात का इस्तेमाल करके बहुत तेजी से आगे की तरफ भाग जाता है और हसीना इस बार भी उसे पकड़ नहीं पाती।
वो रास्ता काफी लंबा था और अंधेरा भी हो रखा था। शौर्य आगे जाकर एक पिलर के पीछे छिप जाता है और हसीना पागलों की तरह हर एक पिलर को पीछे से चेक करती हुई आ रही थी। शौर्य हल्के से मुंह निकालकर उसे देखने लगता है, तभी हसीना की नज़र उस पर पड़ जाती है। इसने देख लिया, शौर्य इतना कहकर तेजी से भागता है। तभी हसीना अपना भाला उसकी तरफ इतनी जोर से फेंकती है कि भाला सीधा पिलर को तोड़कर शौर्य को सीधा लगने को होता है। शौर्य बचने के लिए घूम जाता है और भाला उसकी छाती से बस 1 इंच की दूरी से ही निकलता है, लेकिन भाले का पिछला हिस्सा शौर्य को लग जाता है और शौर्य आगे की तरफ जोर से जाकर गिरती है। शौर्य एक बीच गोले में गिरता है, जिस वजह से उसके नीचे जमीन पर लगी टाइल दब जाती है। हसीना तेजी से शौर्य को मारने के लिए उसकी तरफ आती है और वो जैसे ही उस घेरे के अंदर आती है तो एकदम से ऊपर छत में से बहुत सारे तीर एक साथ शौर्य और हसीना की तरफ बरसते हैं। दोनों ही इससे घबरा जाते हैं। शौर्य तुरंत ही अपनी तलवार बाहर निकालता है और अपनी तलवार को काफ़ी तेज़ी से घुमाने लगता है। इससे उसकी तरफ आते तीर तलवार से टकराकर ही दूर दूर गिरने लगते हैं और शौर्य को एक भी तीर नहीं लगता। हसीना भी अपने भाले को तेजी से घुमाकर अपनी रक्षा कर रही थी, लेकिन वो अपने नाग वाले हिस्से को बचा नहीं पाती और कई सारे तीर उसके उस हिस्से में गड़ जाते हैं। हसीन की दर्द भरी चीख जोर से निकलती है, आह! हसीना कमजोर पड़ने लगती है और शौर्य अपनी तलवार घुमाते हुए थोड़ा पीछे आ जाता है। मास्टर शौर्य को समझाते हुए बताते हैं, बच्चे अपने कदम नीचे बने इन साइन पर मत रखो, मैं अच्छे से महसूस कर सकता हूँ कि फ्लेम इसके ठीक नीचे है। क्या सच में? शौर्य चौंक कर पूछता है। शौर्य रुक गया था और उसे एक तीर लगने ही वाला था, तभी मास्टर एकदम से बाहर निकलकर उसके पीछे आ जाते हैं और शौर्य की तरफ आते तीरों को हवा में ही भाप बन देते हैं। मास्टर अब शौर्य के शरीर के अंदर वापस आ जाते हैं और मास्टर की ऊर्जा शक्ति शौर्य के शरीर से बाहर निकलने लगती है और ये देखकर हसीना चौंक जाती है, क्योंकि शौर्य की शक्ति एकदम से बढ़ जाती है। शौर्य के शरीर से एकदम से सफ़ेद ऊर्जा का झटका बहुत जोर से निकलता है, जिससे ऊपर से गिरते सारे तीर तबाह हो जाते हैं। तीरों के गिरने को बंद होता देखकर हसीना शौर्य की तरफ देखने लगती है और शौर्य भी उसे देखने लगता है। हसीना पूरी ताकत के साथ अपने भाले को शौर्य की तरफ फेंक कर मरती है और जैसे ही भाला शौर्य के करीब आता है तो शौर्य उसे अपनी एक ही उंगली से रोक लेता है और फिर एक ही झटके में भले को तबाह कर देता है। भाले के टूटते ही शौर्य की शक्ति की फोर्स से हसीना पीछे खंबे पर जोर से जाकर लगती है और उसके मुंह से खून निकल आते हैं। वो हिम्मत करके फिर से खड़ी हो जाती है और अपनी पूंछ को इधर उधर मारने लगती है। इससे उसकी पूंछ एक साइन पर आ जाती है और फिर वो शौर्य की तरफ तेजी से हमला करने के लिए भागती है। तभी ऊपर छत में से एक हैंडल पर दोनों तरफ से जुड़े हुए चाकू घूमते हुए बरसने लगते हैं। हसीना ये देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वो चाकू उसी की तरफ आ रहे थे। अब वो शांत होकर अपनी तरफ आते उन सभी चाकुओं से बचने लगती है। शौर्य भी गोले के अंदर था, इसलिए अब उसकी तरफ भी चाकू आने लगते हैं, लेकिन शौर्य अपनी तलवार से वार करते हुए उन्हें अपने से दूर करने लगता है। हसीना बचने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन कुछ चाकू उसे लग ही जाते हैं। शौर्य तेजी से पीछे की तरफ गोले से बाहर निकल जाता है, जिस वजह से वो अब बच जाता है और हसीना भी उसे देखकर ऐसा ही करती है। उनके गोले से बाहर निकलते ही चाकू बरसने बंद हो जाते हैं और अब हसीना और शौर्य एक दूसरे को घूरने लगते हैं। बिना समय गवाए दोनों वार करने के लिए एक दूसरे की तरफ तेजी से उछलते हैं और शौर्य धमाकेदार पंजे का वार कर देता है। शौर्य का वार लगते ही हसीना इतनी जोर से पीछे की तरफ जाती है कि वो सीधा पीछे जिस दीवार को शौर्य ने तलवार के वार से तोड़ा था वो वहां उस पर जोर से जाकर लगती है और सीधा बेहोश हो जाती है। शौर्य वापस पीछे की तरफ गोले से बाहर उतर जाता है और मास्टर उससे कहते हैं, इन सभी साइन से दूर रहना, तब तक मैं अंदर जाने के लिए किसी सही तरीके का पता लगाता हूँ।
शौर्य मास्टर की बिल्कुल भी नहीं सुनता और एक जोरदार मुक्का सीधा नीचे उस चक्र में मरता है। शौर्य का मुक्का लगते ही उस चक्र पर दरार आनी शुरू हो जाती है और तभी एक साइन नीचे की तरफ दब जाता है। उस साइन के दबते ही एकदम से ऊपर छत के अंदर से ढेर सारे जहरीले सांप और खंजर शौर्य की तरफ आने लगते हैं। शौर्य बिल्कुल भी नहीं घबराता और मास्टर की फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपनी तलवार अपने चारों तरफ तेजी से घुमा देता है। इससे तलवार के अंदर से सफ़ेद फ्लेम की ऊर्जा निकलकर चारों तरफ फैल जाती है और पल भर में चाकू और सांप सभी को भाप बन देती है। नीचे दरार आने से नीचे जमीन फटकर एक गड्ढा हो जाता है जो सीधा नीचे की तरफ गहराई में जा रहा था। शौर्य खुश होते हुए मास्टर से पूछता है, मास्टर कैसा लगा मेरा तरीका? मास्टर जवाब देते हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ों वाला। जो भी हो बस काम बनना चाहिए था। शौर्य कहता है। इतना कहकर शौर्य अपनी तलवार टांग कर उस गड्ढे की तरफ जाता है और कहता है, मैं आ रहा हूँ मेरी फ्लेम। इतना कहकर शौर्य सीधा नीचे गड्ढे में कूद जाता है। नीचे एक बहुत बड़ी गुफा जैसी जगह थी जिसमें चारों तरफ बिल्कुल साफ पानी भरा हुआ था और बीच में एक खाली जगह थी और ऊपर बादल भी छाए हुए थे जिनका रंग पर्पल था। तभी रानी मेडुसा धीरे से पानी के अंदर से निकलती है और उस खाली जगह की तरफ देखती है। वो अब उस पत्थरों को खाली जगह की तरफ बढ़ने लगती है। उस पर ऊपर जाने के लिए भी रास्ता था और रानी पानी से निकलकर उस पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। उस जगह के ठीक ऊपर बीच में एक क्राइटल जैसी जगह बनी हुई थी जिसके बीचों बीच नीला कमल रखा हुआ था जिसके अंदर से नीली आग बाहर निकल रही थी। यही चीज़ नीले कमल की फ्लेम थी। रानी ऊपर चढ़ते हुए इसके ठीक सामने आ जाती है और अपने एक हाथ को आगे करके दूर से ही उस छोटे नीले कमल को ऊपर हवा में उठा लेती है जिसके अंदर से आग निकल रही थी। ऊपर आते ही वो कमल खिल जाता है। रानी उसे देखते हुए कहती है, ये नीले कमल का कोर आत्मा बना सकता है और करीब 100 साल पुराना है जो अब खुद ही कमल के रूप में बदल गया है। मेरे लोग, मेरा समुदाय काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ रेगिस्तान के बीच में रह रहा है लेकिन अब उन्हें उनके रहने के लिए अच्छी जगह मिलेगी। रानी के ठीक ऊपर काफ़ी बादल थे जो अब गरजना शुरू कर देते हैं। शौर्य ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था और वो बादलों में घुस चुका था। तभी बादलों के गरजने से शौर्य घबरा जाता है। वो तुरंत ही अपने पर्पल पंख बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन पंख बाहर ही नहीं निकलते। मास्टर, पंख क्यों नहीं निकल रहे? अब इन्हें क्या हो गया? शौर्य तेज आवाज में पूछता है। मास्टर कोई जवाब नहीं देते और शौर्य काफी तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा था। वो फिर से पंख निकालने की कोशिश करता है लेकिन पंख इस बार भी बाहर नहीं आते और शौर्य सीधा नीचे की तरफ गिरता है। शौर्य की घबराहट भरी चीख बहुत जोर से निकलती है। शौर्य सीधा नीचे बहुत जोर से सूखे हुए जंगल जैसी जगह पर जाकर गिरता है और एक पेड़ पर बहुत जोर से लगता है। शौर्य के पेड़ की डाली पर लगते ही डाली टूट जाती है और शौर्य सीधा बहुत जोर से नीचे जमीन पर गिरता है। वो दर्द में ऐसे ही काफी देर तक जमीन पर ही पड़ा रहता है और उठ नहीं पाता। अपने दर्द को शांत करने के बाद शौर्य हिम्मत करके खड़े होते हुए कहता है, सच में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। मास्टर भी बाहर निकल आते हैं और उस जगह को देखते हुए बताते हैं, इस जगह पर कोई भी नहीं उड़ सकता। मैंने सोचा नहीं था कि ज़मीन के नीचे भी एक ऐसी आसमान वाली जगह हो सकती है, खान पेड़ पौधे और बादल भी है। मास्टर की बात सुनकर शौर्य कहता है, मुझे इसकी चिंता नहीं है, मैं इस बार बस मरने ही वाला था। बस सौभाग्य से मैं इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच गया। इस पर मास्टर उसे बताते हुए कहते हैं, बच्चे, इसके लिए तुम्हें गुंजन के दिए गिफ्ट का शुक्रिया करना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो। ये सुनकर शौर्य अपनी छाती पर हाथ लगाता है और कहता है, शुक्रिया गुंजन। अब शौर्य सख्त होकर मास्टर से कहता है, मास्टर, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए नीले कमल की फ्लेम को ढूंढना है।
इतना कहकर शौर्य अपनी अंगूठी के अंदर से क्रिस्टल वाले नीले कमल को बाहर निकालकर फ्लेम महसूस करता है। मास्टर फ्लेम इस तरफ है। शौर्य लेफ्ट साइड की तरफ इशारा करते हुए बताता है। इस पर मास्टर जवाब देते हुए कहते हैं बिल्कुल सही, इस तरफ फ्लेम अच्छे से महसूस हो रही है। तो फिर अब इंतजार किस बात का, चलो चलते हैं। इतना कहकर शौर्य तेजी से उस तरफ भागता